जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा रहा हूं मेरे को लग रहा है कि तुम्हें वेव्स भी तो याद नहीं होगा। ये वेव की जनरल इक्वेशन होती थी, याद है? वेव इक्वेशन। ओके, इसमें इसको बोलते हैं बच्चों फेज। ये जो एंगल है साइन के ब्रैकेट्स के अंदर, अगर ये 360 डिग्री से आगे जाए तो 360 के बाद ये खुद को रिपीट करता है। क्या करता है? 360 के बाद ये खुद को रिपीट करता है। और जो वेव है वो अपने आप को कितनी लेंथ के बाद रिपीट करती है? यहां से यहां तक ये होती है वेव की वेवलेंथ। तो वेव अपने आप को वेवलेंथ के बाद क्या करती है? रिपीट करती है। समझ में आ रही है बात? तो किसी भी वेव पर अगर हम दो पॉइंट्स लेते हैं ए और बी, तो ए और बी के बीच पाथ डिफरेंस कितना बोल सकते हैं हम? लैम्डा। और फेज डिफरेंस कितना बोल सकते हैं? 360 डिग्री, मतलब 2 पाई रेडियन। तो फर्स्ट थिंग ये कि अगर लैम्डा करस्पॉन्ड्स टू अ फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई, तो 1 मीटर आगे बढ़ने पे कितना फेज डिफरेंस आएगा? 2 पाई बाई लैम्डा। और डेल्टा एक्स डिस्टेंस आगे जाने पर कितना फेज डिफरेंस आएगा? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अगर किसी भी वेव के, इसको भी हटाओ, अगर किसी भी वेव के जनरल इक्वेशन हम दो पॉइंट्स को पकड़े, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन दोनों के बीच अगर मुझे डिस्टेंस पता है डेल्टा एक्स, तो मैं इनके बीच का क्या बता सकता हूं? फेज डिफरेंस पाई। इसको डेल्टा पाई लिखना चाहिए पर ज्यादातर इसको पाई लिखते हैं। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? ये जो फॉर्मूला निकला ये किसका निकला? पाई का। तो पाई का फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। टेक्निकली ये वेव्स में पढ़ा दिया जाता है, साउंड वेव्स में, पर मुझे लगता नहीं कि तुम्हें याद होगा ये। बच्चों अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बता देना, मैं थोड़ा और पीछे जाके वेव्स थोड़ा सा और बताने की कोशिश कर सकता हूं, पर इसको लिख तो लो, काम का तो है। लिया? इसको समझो यार, इसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो काम चलेगा नहीं। ये एक सोर्स है, ये वेव जनरेट कर रहा है, ठीक है? ये वेव्स आगे जा रही है, इसने इस डायरेक्शन में भी वेव भेजी और इसी सोर्स ने इस डायरेक्शन में भी वेव भेजी। ये वाली वेव यहां से रिफ्लेक्शन वगैरह कुछ होके फिर लौट के आई। तो जब ये दोनों वेव यहां पर वापस आएंगी, किसी पॉइंट पर मिलेंगी, तो जो सेकंड वेव है इसने कुछ एक्स्ट्रा पाथ चला। इसने अगर x1 पाथ चला तो इसने टोटल पाथ लेंथ x2 चली। तो इन दोनों के बीच देयर विल बी अ पाथ डिफरेंस। क्या होगा? पाथ डिफरेंस। कितना होगा वो? x2 माइनस x1। इसने जितना एक्स्ट्रा चला उतना पाथ डिफरेंस है। बच्चों शुरुआत में ये दोनों वेव्स एक ही सोर्स से निकली, तो दोनों सेम फेज में थी। कैसे फेज में थी? सेम फेज। इनिशियली दोनों का फेज सेम था, दोनों एक ही सोर्स से निकले। लेकिन जब अलग अलग डिस्टेंस चल के यहां पर पहुंचे तो जरूरी नहीं है ये इस पॉइंट पर सेम फेज में हो सकता है जो ऊपर वाली वेव है इस पॉइंट पर उसका मैक्सिमा आ रहा है, जबकि जो नीचे वाली वेव है उसका उस पॉइंट पर मिनिमा आ रहा है। उसका उस पॉइंट पर मिनिमा आ रहा है। समझ में आ रही बात? इस पॉइंट पर दोनों का, इसका मैक्सिमा है, इसका मिनिमा है। तो इस केस में जब ये दोनों वेव यहां पर सुपरपोज करेंगे, सुपर इंपोज करेंगे, तो ये एक दूसरे के मोशन को कैंसिल आउट करेंगी। क्या करेंगी? कैंसिल आउट। और कितना कैंसिल आउट करेंगी या कितना ऐड करेगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? कि इन दोनों का यहां पर
फेज डिफरेंस कितना है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स। और हमने फेज डिफरेंस का क्या फॉर्मूला निकाला अभी कि फेज डिफरेंस एक्चुअली डेल्टा फाई लिखना चाहिए पर 99% फाई लिख देते हैं, तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। आई थिंक अब तो बात समझ में आ गई होगी। पूछो किसी को कुछ डाउट हो तो। जब दोनों वेव्स मिलेंगी तो वो हो सकता है ऐड हो सकता है कैंसिल आउट हो, और ये किस पे डिपेंड करेगा कि इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है। ओके, अगर वेव्स सेम फेज में है, सेम फेज से मतलब एक का मैक्सिमा दूसरे का मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहा है, तो उनका रिजल्टेंट बहुत हाई होगा। पर अगर वेव्स अपोजिट फेज में है, मतलब एक का जहां पर मैक्सिमा है दूसरे का वहां पर मिनिमा है, तो उनका रिजल्टेंट 0 भी आ सकता है। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, और ऐसा नहीं है कि हमेशा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव भी होता हो, इनके बीच के बहुत सारे केसेस भी पॉसिबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा मैक्सिमम या 0 ही होता हो, बीच के भी बहुत सारे केसेस पॉसिबल हैं। और कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव या कोई और, ये कौन डिसाइड करेगा, दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस। इस केस में फेज डिफरेंस 0 था, दोनों वेव्स एकदम एक जैसे फेज में थी। इस केस में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का था या पाई का था। रिदम समझ में आ रही है? इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। मेरे को ना पढ़ाते पढ़ाते लगा कि तुम्हें शायद इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स तो आता ही नहीं होगा, और वेव ऑप्टिक्स पूरा वेव्स चैप्टर पर बेस्ड है। ठीक है, मतलब और कुछ नहीं है, बस एक चीज की जब दो वेव्स आके एक पॉइंट पे मिलती है, अगर सेम फेज में है तो मैक्सिमम हो जाता है इंटेंसिटी, और अपोजिट फेज में है तो मिनिमम हो जाता है। और सेम और अपोजिट के बीच के सारे केसेस के लिए भी हमें कैलकुलेशन करना आना चाहिए। जो फेज डिफरेंस होता है वो पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है। पाथ डिफरेंस यानी किसने कितनी ज्यादा डिस्टेंस चली है। ओके, राहुल समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। हाँ, क्या हुआ, नहीं है ये बात? पता नहीं, अगर नहीं आता हो तो लिखना है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है या नहीं आता है? ठीक है, ठीक है, अच्छा। तो ये जो इफेक्ट है ये साउंड में बहुत आसानी से मतलब पता चलता है। साउंड में इसको ऑब्जर्व करना बहुत ही आसान है। ओके, लाइट के ऑब्जर्व करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना पड़ता है। तो वो एक्सपेरिमेंटल क्या है कि YDSE एक्सपेरिमेंट,
अगर हम दो कोहेरेंट सोर्स एक दूसरे के पास में रखें, कोहेरेंट सोर्स कौन से होते हैं? कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स होते हैं जिनके बीच फेज डिफरेंस बिटवीन द सोर्स इज कांस्टेंट विद टाइम, जिनके बीच टाइम के साथ फेज डिफरेंस बदले ना। अगर इनिशियली सेम फेज में है तो 2 घंटे बाद भी सेम फेज में रहे, अगर इनिशियली आउट ऑफ फेज है तो 2 घंटे बाद भी आउट ऑफ फेज रहे। कोहेरेंट सोर्सेज वो होते हैं, लिख लेना एक लाइन। कोहेरेंट सोर्स कौन से कहे जाएंगे बच्चों? कि एक सोर्स है वो ऐसी वेव क्रिएट कर रहा है, दूसरा सोर्स है वो ऐसी बिहेव कर रहा है। दीज टू आर कोहेरेंट सोर्सेज। दूसरे केस में एक ऐसा वेव प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा ऐसा कर रहा है। दीज टू आर ऑल्सो कोहेरेंट सोर्सेज। ये भी कोहेरेंट है, ये भी कोहेरेंट है। तो फिर कोहेरेंट कब नहीं है? पहले इसने ऐसे वेव बनाई, दूसरे वाले ने टाइम के साथ वो सेम फेज में नहीं हो रहा, मतलब कि ऐसा ऐसा कर दो कि एक की ऐसी वेव है और दूसरे की वेव कुछ ऐसी है। अब देखो यहां पर ये दोनों ऑलमोस्ट सेम फेज में लग रहे हैं, पर यहां पर फेज गड़बड़ हो गई, ठीक है। फिर यहां पर तो ये अपोजिट फेज में ही है लगभग, फिर इस पॉइंट पर इसका फेज अभी मिड में ही है और ये मैक्सिमा पर रीच करने लग गया। तो दीज टू आर नॉट कोहेरेंट, दीज टू आर कोहेरेंट, दीज टू आर कोहेरेंट, दीज टू आर नॉट कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्सेस का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, समझ रहे हो? फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, नोट डाल के लिख लेना, 2 डिफरेंट लाइट बल्ब्स कैन नॉट बी कोहेरेंट। 2 डिफरेंट लाइट बल्ब्स कोहेरेंट नहीं हो सकते, चाहे उनकी पावर, उनकी एनर्जी सब कुछ सेम दिया हो। अगर 2 लाइट बल्ब रख रहा हूं अलग अलग, तो वो कभी भी कोहेरेंट सोर्सेज नहीं हो सकते, क्योंकि सोचने में तो लगता है कि सर सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी के ले लेंगे हम, लेकिन जनरेशन ऑफ लाइट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। पहले इलेक्ट्रॉन हीटअप होते हैं, फिर वो हायर एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, फिर वो लोअर में जंप करते हैं और तब लाइट जनरेट होती है। 2 बल्ब कितने भी सिमिलर हैं, एक साथ दोनों से जो वेव बनेंगी वो सेम फेज में नहीं आएंगी। इसकी कभी आगे होगी, कभी इसकी पीछे होगी, कभी सेम भी हो सकती है। सेम वेव जनरेट होंगी दोनों से, लेकिन हर एक वेव का सेम फेज होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं। 2 डिफरेंट लाइट बल्ब्स कैन नॉट बी कोहेरेंट। तो ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। अगर 2 सोर्स कोहेरेंट हो ही नहीं सकते लाइट के, तो फिर कोहेरेंट सोर्सेस कहां से लाएंगे हम? तो किसी ने सजेस्ट किया कि आप एक ही बल्ब लो, एक ही सोर्स लो और उसकी लाइट को 2 अलग अलग हिस्सों में ब्रेक करो। मैं कैसे ब्रेक करें? कि ये कार्डबोर्ड लो और उसमें 2 पतले पतले स्लिट काट लो। एक स्लिट में से जो लाइट जाएगी वो एक सोर्स की हो जाएगी S1, और दूसरे स्लिट में से जो लाइट जाएगी वो दूसरे की हो जाएगी S2। हेंस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।
आई बात समझ में? और किसी ने बोला कि अरे ये सब करने से क्या फायदा होगा, इस बल्ब की लाइट है, थोड़ी इस वाले स्लिट में से निकाल लिया आपने, थोड़ी इस वाले में से, अगर इसकी इंटेंसिटी आई है तो यहां पर इंटेंसिटी सब जगह आई नॉट ही आनी चाहिए भाई। इसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू हो जाएगी, इसकी आई नॉट बाई टू हो जाएगी, यहां पर इंटेंसिटी सब जगह आई नॉट आनी चाहिए। तो यहां पर क्या ऑब्जर्व किया गया कि अगर पहले स्लिट की इंटेंसिटी आई नॉट है और दूसरे की भी इंटेंसिटी आई नॉट है, तो इनके सामने वाले सभी पॉइंट्स पर इंटेंसिटी 2 आई नॉट नहीं आई। इंटेंसिटी कैसी आई? कहीं पर हाई, कहीं पर लो, इस तरह से। कैसी इंटेंसिटी दिखाई दी? किसी जगह तो 4 आई नॉट हो गई, किसी जगह 0 हो गई, फिर यहां पर 0 हो गया, फिर यहां पर 4 आई नॉट हो गया, फिर यहां पर 0 हो गया, फिर यहां पर 4 आई नॉट हो गया। समझ में आ रही है बात या नहीं? तो जब इस तरह का पैटर्न दिखाई दिया तब लोगों को लगा कि अरे भाई लाइट तो वेव है और ये तो इंटरफेरेंस शो करती है। इसका 3D में कुछ दिनों पहले बाइजू के एक सर से बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि देखो हमने कितना सुंदर मॉडल बनाया है। तो मैंने कहा ये तो मैं बना दूंगा पेन पेपर पे। यहां पर एक बल्ब है, यहां पर एक बल्ब है और सोर्स है, उससे लाइट निकल रही है एस। ये 2 सोर्स हो जाएंगे, एक S1 एक S2, और सामने यहां पर एक स्क्रीन है, दूर पर थोड़ी दूर डिस्टेंस पे एक बड़ी सी स्क्रीन है। ठीक है, तो लोगों ने सोचा कि जब एक ही सोर्स है, 2 जगह से लाइट बट के वापस स्क्रीन पे गिरेगी, तो जितनी इसकी इतनी इंटेंसिटी है उतनी इंटेंसिटी स्क्रीन पे दिखाई देगी। लेकिन हुआ क्या, स्क्रीन पे इस तरह का पैटर्न दिखाई दिया, ऐसा 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 ऐसा, बीच बीच में ब्लैक, बीच बीच में व्हाइट। समझ में आ रही है बात बच्चों? जहां पर ब्लैक लाइंस थी ये हो गए मेरे 0 वाले पॉइंट्स, और जहां पर व्हाइट थी मैक्सिमम इंटेंसिटी थी ये हो गए मेरे 4 आई नॉट वाले पॉइंट्स। समझ में आ रहा है बच्चों? इसको ड्रॉ करो। बच्चों एक पेरेंट आए हैं, प्लीज इसको नोट डाउन करो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। ठीक है, 2 मिनट में आ रहा हूं बस। बच्चों ये ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने? अब सुनो, हाँ अब सुनो। अब इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस इस सिंपल सी चीज पर बेस्ड हैं कि कौन से मैक्सिमा की सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, कौन से मैक्सिमा की फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ है, सेकंड मैक्सिमा कहाँ है। तो ये जो लाइट यहां पर पहुंचती है, कहां पर? मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन पे। दोनों तरफ से जो लाइट आती है इक्वल डिस्टेंस चल के आती है। कितना डिस्टेंस चल के आती है? इक्वल डिस्टेंस। तो इसका पाथ डिफरेंस होता है 0। अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? 0। और अगर फेज डिफरेंस 0 है तो इंटेंसिटी जो है उसका फॉर्मूला मैक्सिमम इंटेंसिटी की तरफ जाएगा। बच्चों इंटेंसिटी का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया मैंने। क्या फॉर्मूला बताया? I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। ये कहां से आया? ये आया इससे पुराने फॉर्मूला a स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। ये जो वेक्टर्स का होता था फॉर्मूला, उसी से ये आया। उससे कैसे आया? क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर होती है। मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था, तो a स्क्वायर की जगह इंटेंसिटी आ गया, A1 स्क्वायर की जगह I1 आ गया, A2 स्क्वायर की जगह I2 आ गया, एंड सो ऑन।
तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमेशा याद रखो, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। अगर दोनों इंटेंसिटी सेम हो जाती है, जैसा कि इस केस में है I0 तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2I0 प्लस 2I0 cos फाई। समझ में आया? I1 I2 दोनों की वैल्यू I0 पुट कर दी, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा 2I0 1 प्लस cos फाई। ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। अगर पाई की वैल्यू 0 कर दोगे तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? हमें यहां बताना जरा देख के। अगर पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इंटेंसिटी का कितना आएगा वैल्यू? पाई को 0 पुट करो यहां पर, कितना आएगा? नहीं, 4I0, या तुमने सही बोला। और अगर पाई की वैल्यू पाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा इंटेंसिटी? रिदम बताओ, पाई की वैल्यू अगर पाई पुट करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। cos 180 डिग्री कितना होता है? -1 पुट करते ही 1 - 1 0, इंटेंसिटी कितनी? 0। तो इंटेंसिटी जैसे जैसे पाई चेंज होगा 0 से 4 पाई के बीच में चेंज करेगी। वही बनाया मैंने ग्राफ, कहीं पर 0 कहीं पर 4 पाई, कहीं पर 0 कहीं पर 4 पाई। ऐसे इंटेंसिटी कम ज्यादा हो रही है सब जगह पे। ओके, तो सबसे पहले सेंटर पे बात करो, तो सेंटर पे पाथ डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस 0, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? I = 4I0। उसके बाद थोड़ा ऊपर बढ़े तो इसका पाथ थोड़ा छोटा हो गया, इसका पाथ थोड़ा बड़ा हो गया। ये दिखाई दे रहा है? अब दोनों का पाथ बराबर नहीं है इस पॉइंट पर जब लाइट पहुंची तो डेल्टा एक्स की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज हुई। इंक्रीज होके अगर वो λ/2 के बराबर हो जाए, अगर डेल्टा एक्स 0 से बढ़ के λ/2 हो जाए तो फाई कितना हो जाएगा? फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। फाई का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। अगर डेल्टा एक्स λ/2 पुट करोगे तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, फेज डिफरेंस हो गया पाई। और पाई के लिए हमने क्या देखा था? इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 0। फिर और ऊपर गए, इस पॉइंट पर पहुंचे, इस पॉइंट पर डेल्टा एक्स फिर से बढ़ गया, कितना हो गया? लैम्डा। फेज डिफरेंस कितना हो गया? 2 पाई। इंटेंसिटी फिर से कितनी हो गई? 4I0। क्यों? क्योंकि 0 और 2 पाई पर सेम वैल्यू आएगी। और ऊपर गए, डेल्टा एक्स और इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? 3λ/2। फेज डिफरेंस कितना हो गया? 3 पाई। इंटेंसिटी फिर से कितनी हो गई? 0। क्या तुम्हें यह प्रक्रिया समझ में आ रही है कि डेल्टा एक्स चेंज होता जाएगा? क्यों चेंज होता जाएगा? जितना ऊपर वाले पॉइंट पे जाओगे, इस वाले सोर्स को और इस वाले सोर्स को, जो लाइट आ रही है उसको अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, कम ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। क्या ये सबको समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से इंटेंसिटी कम ज्यादा होती जाती है और हमारा पैटर्न बन जाता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, इधर देखना, दो मिनिमास या दो मैक्सिमास के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं बीटा। बीटा इज नथिंग बट फ्रिंज विड्थ। बीटा इज नथिंग बट फ्रिंज विड्थ। जो सेंट्रल मैक्सिमा है
उसकी पोजीशन होती है y इक्वल टू 0। कहां पर? y इक्वल टू 0। ये y एक्सिस है बच्चों। तो तुम बता सकते हो कि जो फर्स्ट मैक्सिमा आफ्टर सेंट्रल आएगा, सेंट्रल के बाद जो पहला आएगा, उसकी पोजीशन कितनी होगी? y इज इक्वल टू बीटा, क्योंकि दो मैक्सिमास के बीच कितना गैप है? बीटा, फ्रिंज विड्थ। जो सेकंड मैक्सिमा आएगा बच्चों, उसकी पोजीशन कितनी होगी आफ्टर सेंट्रल? y इज इक्वल टू 2 बीटा। ऐसे ही जो फर्स्ट मिनिमा आएगा, उसकी पोजीशन क्या होगी? y इज इक्वल टू, यह है बच्चों फर्स्ट मिनिमा, ऊपर की तरफ इधर और नीचे की तरफ इधर। ये पूरी अगर बीटा है तो फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन हुई y इक्वल टू बीटा बाई 2। सेकेंड मिनिमा कितना होगा बच्चों? सेकेंड मिनिमा की कितनी डिस्टेंस होगी? 3 बीटा बाई 2, क्योंकि दो के बीच का गैप कितना है? व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? गैप बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमास और मिनिमास। हाँ भाई, समझ में आया? लिख लिया सबने? ठीक है, तो इस पर थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। डिटेल से मेरा मतलब है कि हाउ टू कैलकुलेट पोजीशन ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास। हाँ। चलो, तो अब हमको हो गई ना स्क्रीन शेयर? ठीक। तो बेसिकली दो सोर्स से लाइट आ रही है, दोनों सोर्स बिल्कुल एक जैसे हैं। जब लाइट स्क्रीन पे गिर रही है तो किसी ने बोला कि अगर एक की इंटेंसिटी 10 है, दूसरे की इंटेंसिटी 10 है, तो स्क्रीन पर इंटेंसिटी 20 दिखनी चाहिए। लेकिन आपको क्या दिखाई दे रहा है? इंटेंसिटी 0 से 40 के बीच में फ्लक्चुएट होते हुए। आई बात समझ में? इतना सा है एक्सपेरिमेंट, मतलब उसका पूरा कलेक्टिव इतना ही है। ठीक है, कहीं पर आपको इंटेंसिटी का मैक्सिमा दिखाई दे रहा है, कहीं पर आपको इंटेंसिटी का मिनिमा दिखाई दे रहा है। तो अब आप प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो कि मैं कैलकुलेट करके बता सकूं कि मैक्सिमा यहां पर दिखाई देगा और मिनिमा यहां पर दिखाई देगा। पर उसके लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी टू आई नॉट क्यों नहीं दिख रही? वो इसलिए नहीं दिख रही कि मान लो हम एक पॉइंट P की बात करते हैं। किसी ने बोला P पॉइंट पर इंटेंसिटी बताइए। P पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी? ठीक है, P पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी यार? एक सोर्स की इंटेंसिटी I0 है और दूसरे की भी इंटेंसिटी I0 है, तो क्या यहां पर इंटेंसिटी 2I0 होगी? तो तुम उसको बोलोगे हमें नहीं पता, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और बोला कि ये जो नीचे से लाइट आ रही है सर, इसको इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलना पड़ा। ये इसका क्या हो गया? पाथ डिफरेंस। ओके, तो मैं बोलूंगा कि ये डिस्टेंस कैसे निकालें? तो उसके लिए क्वेश्चन में कुछ चीजें गिवन होगी। ओके, कुछ चीजें गिवन होगी। वो कुछ चीजें क्या होंगी? एक तो होगा इन दोनों स्लिट्स के बीच का गैप स्मॉल डी। डी क्या है? गैप बिटवीन द स्लिट्स। ओके, और दो गिवन होगा ये वाला डिस्टेंस L। ज्यादातर बुक्स में इसको कैपिटल डी लिखते हैं, पर मैं कैपिटल L लिखता हूं।
ये है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन। स्क्रीन कितनी डिस्टेंस पे रखी है, ओके। अगर मुझको कोई ये वाला एंगल थीटा बता दे, मैं एक सेकंड फोन किसी को पकड़ा दूं, मेरे पास बार बज रहा है। ठीक है, गैप बिटवीन द स्लिट्स पता है L और ये डिस्टेंस पता है D। अगर मैं ये एंगल थीटा बोल दूं बच्चों, तो क्या आप लोग डेल्टा एक्स की वैल्यू बड़े आराम से D साइन थीटा बता दोगे? हो गया, हो गया। अभी तो मैं हूं ना रूम में, सुनाई दे रही है ना आवाज? आवाज सुनाई दे रही है ना अभी? देखो, मेरे पास इवनिंग में एक स्लॉट है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी डेली क्लास चल रही है। बच्चे हैं सारे ड्रॉपर के, एक बच्चा है 12th का, ठीक है। उनको टेक्निकली 12th पढ़नी है 4 दिन, 11th पढ़नी है 2 दिन, ठीक है। मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले 12th कर लेते हैं, 11th बाद में कर लेंगे। मान भी जाएंगे वो, क्योंकि ठीक है 3 ही बच्चे हैं, 4 हैं एक्चुअली, 3 ड्रॉपर के, एक 12th का। उसमें रेगुलर डेली क्लास चल रही है शाम को। आज अभी चल रही है 8 से 9:30 या 8:30 से 9, 8:30 से 10। और मैं चाह रहा हूं कि अगर उसमें हम 12th उनका रोक के, इलेक्ट्रोस्टैट्स चल रहा है उनका, थोड़ा कैपेसिटर तक करा के, वेंसडे से उनको बोलूं, कन्विंस कर दूं कि तुम्हारा मैं 12th का पहले पीछे वाला पार्ट करा दूं, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, तो वो आराम से मान जाएंगे। 1 महीने की बात है, 1 महीने में हो जाएगा बड़े आराम से। अगर ऐसा हो जाता है तो हम रेगुलरली रात को क्लास रखेंगे, डेली 1.5 घंटे की, 9 से 10:30, जो मैंने पहले कल परसों भी बोला था तुमको। घर पे से क्लास होती है, ना तो ये ड्रॉप होता है इंटरनेट, ना मेरी आवाज अटकती है, ना कोई डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर कि वेंसडे से हम 9 से 10:30 रेगुलरली क्लास करने वाले हैं, 6 डेज अ वीक, उनकी 6 डेज चल रही है, ठीक है। हाँ, क्योंकि बहुत बेकार क्वालिटी ऑफ क्लास हो पाती है यहां से। डेल्टा एक्स डी साइन थीटा दिख गया ये इस ट्राइंगल में, है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये थीटा है। तो परपेंडिकुलर जो है वो डेल्टा एक्स है, तो परपेंडिकुलर मैंने एच साइन थीटा लिख दिया। एच क्या है? हाइपोटेनस है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, गैप बिटवीन द स्लिट्स, ओके। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू बच्चों आ गई डी साइन थीटा। अब किसी ने थोड़ी मेहनत करी और ये प्रूव कर दिया कि ये थीटा और ये वाला थीटा ऑलमोस्ट इक्वल है। ऑलमोस्ट क्यों इक्वल है? यहां पर भी एक 90 डिग्री है, यहां भी एक 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर 2 एंगल सेम हो गए तो तीसरा एंगल भी सेम हो जाएगा। तो बच्चों साइन थीटा जब छोटा होता है एंगल तो उसको हम टैन थीटा लिख सकते हैं, और इस ट्राइंगल का टैन थीटा क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस जिसको मैं y बोल दूंगा क्योंकि ये y एक्सिस है, और ये डिस्टेंस जो मुझे पता है कितनी, l। तो डेल्टा x का फॉर्मूला बड़ा अच्छा निकल के आ गया, d इंटू वाई बाई एल, जिसको मैंने याद कर रखा है y d बाई एल। तो अब मुझे किसी भी y पॉइंट पर, y की किसी भी वैल्यू पर पाथ डिफरेंस पता चल गया। क्या तुम्हें समझ में आया कि अब मुझे y एक्सिस के अलग अलग पॉइंट्स पर वेव्स के बीच कितना पाथ डिफरेंस है वो पता चल गया, फॉर्मूला निकल आया उसका y d बाई एल। हाँ, हाँ, बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, इसके लिए
tan थीटा की, मैंने बोल दिया दोनों ट्राइंगल के थीटा बराबर होंगे, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा ऑलमोस्ट बराबर होंगे, क्योंकि इनका दूसरा एंगल दोनों का 90 है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से होते हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों भी। हाँ, तो इसलिए tan थीटा मान के और ये लिख दिया y बाई एल। तो ये तुम्हें एक फॉर्मूला याद वैसे भी रखना होगा, और प्रूफ आता है तो अच्छी बात है, y डी बाई एल। अब तुम मुझे सोच समझ के बताओ कि एक तो y इक्वल टू 0 पर डेल्टा x क्या हो जाएगा, 0, और कौन सा होता है वो, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, सेकंड मैक्सिमा या फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, या इसको एक्चुअली बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा को बच्चों बोलते हैं जीरोथ मैक्सिमा। कौन सा, जीरोथ। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा आफ्टर सेंट्रल। बच्चों फर्स्ट मैक्सिमा आफ्टर सेंट्रल पे डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए। अब अगर तुम भूल गए हो तो जहां पर फेज डिफरेंस 0 होगा वहां पर डेल्टा एक्स 0 होगा। फिर नेक्स्ट मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 के बाद कॉस थीटा 1 कब आएगा, 360 डिग्री पे, 360 यानी 2 पाई पर, और 2 पाई के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा। ये ऐसे तुम शायद गड़बड़ कर जाओ, आई हैव अ इजियर वे, ऐसे लाइन में लिख देता हूं कि फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस था 0, पाथ डिफरेंस भी 0 और y की वैल्यू भी 0। तो यहां पे बना था बच्चों सेंट्रल मैक्सिमा, तुमने जो पिछली फिगर बनाई थी उसमें देख सकते हो। फिर सेंट्रल के बाद वाला फर्स्ट मैक्सिमा जो आएगा वहां पर फेज डिफरेंस होना चाहिए 2 पाई, पार्ट डिफरेंस होना चाहिए लैम्डा। ऐसे भी समझ सकते हो कि लैम्डा के बाद वेव खुद को रिपीट करती है तो फेज सेम हो जाएगा। और y की वैल्यू कितनी आएगी कोई बताएगा, डेल्टा x को अगर लैम्डा डालूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा L बाई टी। डेल्टा x को अगर लैम्डा डालूं तो y की वैल्यू r ही है। इसमें देखना, इसमें डेल्टा x को अगर मनी मन लैम्डा पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी लैम्डा L बाई टी। क्या ये सब लोग ओरली कर पा रहे हैं, डेल्टा x को लैम्डा डालो y की वैल्यू आएगी लैम्डा L बाई टी। ये दो मैक्सिमास के बीच का गैप है बच्चों, इसी को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें दोबारा से मेहनत नहीं करनी। सेकंड मैक्सिमा कहां पर होगा, ट्वाइस ऑफ फ्रिंज विड्थ। थर्ड मैक्सिमा कहां पर होगा, थ्राइस ऑफ फ्रिंज विड्थ। समझ रहे हो, एक दो के लिए कैलकुलेट कर लिया और फिर बाकी ऐसे ही लिख दिए। और कोई बोले सर मिनिमा भी बता दीजिए, तो फर्स्ट मिनिमा कहां पर होगा, फर्स्ट मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के मिड पॉइंट पे। तो फर्स्ट मिनिमा कहां पर होगा, बीटा बाई 2। सेकेंड मिनिमा कहां पर होगा, बीटा और 2 बीटा के बीच में, यानी 1.5 बीटा, या बोले तो 3 बीटा बाई 2। तो अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो तुमसे कैलकुलेट होने लग जाएगा, और कुछ है नहीं इसमें इतना टफ। ठीक है, प्लीज नोट डाउन करो इसको। अरे गाइस, न्यूज में देखा तुम लोगों ने 31 तारीख तक पड़ गया लॉकडाउन। हाँ, मतलब स्कूल खुलने की बात हो रही थी ना 15 तारीख से, वापस आगे एक्सटेंड, पता नहीं। एनीवे, अब हाँ, सब जगह पर इंटेंसिटी 4I0 और 0 ही नहीं है। देयर विल बी पॉइंट्स जहां पर इंटेंसिटी उनके बीच की वैल्यूज भी है। जैसे क्वेश्चन दे दूं, इन YDSE experiment of source intensity
I naught, the intensity at a point y is equals to बीटा बाई 3 विल बी, चलो भाई मैंने तुम्हें कई सारे फॉर्मूले बताए, टाइम टू यूज देम। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। वाई हाइट पे पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है वाई डी बाई एल। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है लैम्डा एल बाई डी। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला है 2 आई नॉट 1 प्लस कॉस फाइव। इनमें से कुछ ना कुछ यूज करना है और आंसर निकाल के बताओ। पहले बीटा बाई 3 पर पाथ डिफरेंस कैसे निकाला तुमने? बीटा को 3 बाई नहीं, y की वैल्यू बीटा बाई 3 इंटू 2 पाई बाई लैम्डा, सॉरी डेल्टा एक्स का फॉर्मूला y के टर्म्स में कौन सा है? ये वाला। तो y बाई एल में y की वैल्यू कितनी पुट करनी है? बीटा बाई, और बीटा की वैल्यू कितनी है? लैम्डा एल बाई डी इंटू डी बाई एल, तो हो गया लैम्डा बाई 3। ठीक है, लैम्डा बाई 3। अब फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 3 कितना आ गया? 2 पाई बाई 3। इतना फेज डिफरेंस है। वेरी गुड, वेरी गुड। I इज इक्वल्स टू 2 आई नॉट 1 प्लस कॉस 2 पाई बाई 3 बच्चों 120 डिग्री होता है ना, 2 1 माइनस 1 बाई 2 कितना आ गया? आई नॉट ही आ गया। तो देखो दो इंटेंसिटी थे आई नॉट के, फिर भी रिजल्टेंट कितना आ गया? आई नॉट। ये अच्छा, ऑब्वियस सी बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस सब में फ्रिंज विड्थ का ही है, जिसका फॉर्मूला है, जिसका सिंबल है बीटा और फॉर्मूला है लैम्डा एल बाई डी। ओके, एज अ स्टूडेंट मुझे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा ही याद था, फिर मैंने उसको डी टैन थीटा लिखना सीख लिया, फिर टैन थीटा को वाई बाई एल लिखना सीख लिया। ठीक है, और फिर मुझे किसी दिन आइडिया आया कि अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा पुट करूं तो जो वाई की वैल्यू आएगी वो बीटा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब डेल्टा एक्स को लैम्डा पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बीटा, फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो इससे मैंने किसका फॉर्मूला याद किया? फ्रिंज विड्थ का, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा एल बाई डी। तो जब भी ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आता था तो इतनी कैलकुलेशन तो मुझे करनी है। ठीक है, मतलब इतना भी टाइम नहीं लगता था, 15 सेकंड लगते थे, बट ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये किस पे डिपेंड करती है? वेवलेंथ पे। बच्चों अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एयर से किस में जाती है? वाटर में जाती है। तो आपको पता है कि जब एयर से लाइट वाटर में जाती है तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है। ये चीज पता है आपको या नहीं पता? आपको मैंने रिफ्रैक्शन में पढ़ाया कि म्यू जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम होती है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम कितनी हुई? c बाई म्यू।
दूसरी चीज, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। विद चेंज इन मीडियम। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है किस पर? सोर्स पर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती मीडियम चेंज करने पर। तो V इक्वल्स टू होता है एफ लैम्डा। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि F इज इक्वल्स टू V बाई लैम्डा, और velocity of light in air upon wavelength in air should be equal to velocity of light in medium upon wavelength in medium, जिसका मतलब wavelength in medium कितना हो जाएगा? wavelength in air by mu। ये तो बहुत ही ज्यादा लेंथी चला गया बच्चों, इसको हटाओ। डायरेक्टली बोल सकता था मैं, हर चीज का प्रूफ बताना भी जरूरी है। बच्चों एक बात बताओ, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई और v इक्वल्स टू एफ लैम्डा है, तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? सीधा सा लॉजिक है ना, क्यों जबरदस्ती घुमा रहे हो उसको? अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, अगर ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो अगर वेलोसिटी कम हुई तो वेवलेंथ भी कम हुई होगी। तो क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं कि वेवलेंथ इन मीडियम कितनी हो जाएगी? वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू, तो चलेगा? और जो फ्रिंज विड्थ है वो किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो फ्रिंज विड्थ इन मीडियम कितनी हो जाएगी? फ्रिंज विड्थ इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू। ओके, तो फ्रिंज विड्थ मीडियम में कम हो जाएगी, मतलब फ्रिंजेस जो हैं वो पास पास हो जाएंगे एज कंपेयर टू एयर। एयर में फ्रिंजेस थोड़ा दूर दूर रहेंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, किसी भी, अगर आपने पूरा पैटर्न उठा के पानी के अंदर डाल दिया, अगर आपने पूरा एपरेटस उठा के पानी के अंदर डाल दिया, ठीक है, फ्रिंजेस ऐसे बना देता हूं। वर्टिकल भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है लाइट सोर्स किधर, स्लिट कैसे काटी है। ठीक है, तो मीडियम के अंदर ये आसपास होंगे, जबकि एयर के अंदर ये दूर दूर होंगे। तो स्क्रीन पे ज्यादा नंबर ऑफ फ्रिंजेस किस केस में आएंगे? मीडियम में या एयर में? एयर पे वो चौड़े चौड़े ज्यादा विड्थ तो चार ही आ पाए, मीडियम के अंदर ज्यादा आ जाएंगे। तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं कि विड्थ ऑफ स्क्रीन बराबर होगी n1 इंटू बीटा 1 ऑल्सो इक्वल्स टू n2 इंटू बीटा 2। अगर दो अलग अलग मीडियम है 1 और 2, तो n1 में जितने फ्रिंजेस दिख रहे हैं इंटू 1 की फ्रिंज विड्थ इज इक्वल्स टू 2 में जितने फ्रिंजेस दिख रहे हैं इंटू 2 की फ्रिंज विड्थ। तो ये बात सही है। अगर एक की फ्रिंज विड्थ बीटा 1 है और नंबर दिख रहे हैं n1, तो टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी? n1 इंटू बीटा 1 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बाकी लोगों को भी? राहुल समझ में आया? एक फ्रिंज विड्थ 2 सेंटीमीटर की है, 10 फ्रिंजेस दिख रहे हैं, तो टोटल विड्थ हो गई 20 की। अब अगर दूसरे केस में फ्रिंज विड्थ 4 हो गई, तो हम बोल सकते हैं कि उसमें 5 ही फ्रिंजेस बनेंगे। तो उसका एक फॉर्मूला टाइप का बन जाएगा n1 बीटा 1 इक्वल्स टू n2 बीटा 2। तो इस पे आए क्वेश्चन, तो इतना घटिया क्वेश्चन गलत मत करके आना, प्लीज नोट इट डाउन। आई एम प्रीटी श्योर कि तुम इसको सही फिगर आउट कर लोगे, बिना फॉर्मूले के भी तुम इसको यूनिटरी मेथड से फिगर आउट कर लोगे, फिर भी लिख लो। ओके,
बच्चों अगर एक पतली सी ग्लास फिल्म लाइट के रास्ते में रख दी जाए तो जो लाइट रे ग्लास फिल्म में से जाएगी वो थोड़ी सी स्लो रह जाएगी या नहीं? क्योंकि जब ये लाइट ग्लास में से निकलेगी तो इसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, इतनी भी नहीं लेकिन हो जाएगी, तो ये बेचारी पीछे छूट जाएगी। ये समझ में आता है? तो ग्लास फिल्म की वजह से बेसिकली दो रेस में क्या आ जाएगा? पाथ डिफरेंस आ जाएगा। ओके, मान लो ग्लास फिल्म की थिकनेस गिवन है तुमको T। ओके, तो लाइट को उसमें से पास होने में कितना टाइम लगेगा? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है T और स्पीड कितनी है? लाइट की स्पीड ग्लास के अंदर c/μ, अगर इसका म्यू गिवन है तो टाइम लगा μT/c। उतनी देर में ये कितना डिस्टेंस चलेगा जो बाहर वाला है? ये चलेगा वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इसका तो c है, ये तो एयर में या वैक्यूम या एयर बराबर ही होता है, तो c इंटू टाइम। टाइम कौन सा? ये वाला μT/c। तो इसने कितना डिस्टेंस चल लिया? μT। भाई जितनी देर में ग्लास के अंदर लाइट ने t डिस्टेंस चली, एयर में उसने कितनी चल ली? μT। तो पाथ डिफरेंस बच्चों कितना हो गया? μT माइनस t। तो ये याद कर लो, डेल्टा x ड्यू टू ग्लास स्लैब या ग्लास फिल्म कितना आता है? μ माइनस 1 इंटू टी। ये काम आएगा। ओके, अब मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि मैं कैमरा खरीद ही लूं, बड़ा कैमरा जिससे मूवी वूवी बनाते ना वो वाला, और अपने व्हाइट बोर्ड के आगे लगा दूं, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ना व्हाइट बोर्ड पे बहुत अच्छे से, डायग्राम भी हमसे अच्छे बनते हैं, बड़े बड़े बना पाते हैं, बहुत लाइन खींचनी पड़ती है। मैं सोच रहा था खुल जाएगा इसमें। ओके, अब सुनना, वो जो नॉर्मल वाला वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट है उसी में एक तरफ स्लिट के आगे हम क्या लगा देंगे? ग्लास स्लैब। इधर मैंने ग्लास स्लैब लगा, इसका थिकनेस है T और म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो रे इधर से जाएगी, मतलब S1 से आने वाली लाइट बेचारी स्लो हो जाएगी, S2 वाली अभी भी उसी स्पीड पे जाएगी। तो बच्चों अब मुझे ये बताओ वो पॉइंट कहां पर होगा जहां पर डेल्टा x 0 होगा, जहां पर दोनों तरफ से लाइट एक साथ पहुंचेगी। इस पॉइंट पर कौन सी लाइट पहले पहुंचेगी? S1 या S2? ऑब्वियस सी बात है। तो कहां पर होगा वो पॉइंट जहां पर दोनों की तरफ की लाइट एक साथ पहुंचेगी? ऊपर या नीचे? मतलब समझ में आता है रीजनिंग? S2 को पहले ही एडवांटेज मिल गया है, तो हम एटलीस्ट S1 का पाथ तो छोटा कर दें। तो इस केस में बच्चों सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा। सेंट्रल मैक्सिमा y इक्वल टू 0 पर नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? और वो कौन से पॉइंट पे होगा? जहां पर y हाइट पर, जहां पर डेल्टा x ड्यू टू y बराबर हो जाए डेल्टा x ड्यू टू
ग्लास, वो y नहीं बोलना चाहिए, डेल्टा एक्स ड्यू टू पाथ बराबर हो जाए डेल्टा एक्स ड्यू टू ग्लास। क्या ये समझ में आता है तुमको? ग्लास की वजह से वो वाली लाइट जितना पीछे छुटी है, डिस्टेंस की वजह से इस वाली लाइट को उतना ही डिसएडवांटेज दे देंगे हम। तो डेल्टा एक्स ड्यू टू ग्लास हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी, और डेल्टा एक्स ड्यू टू पाथ हो जाएगा वाई डी बाई एल। तो y की इस वैल्यू पर देयर विल बी द सेंट्रल मैक्सिमम। ओके, ओके। एक और चीज, अगर ये डेल्टा एक्स ड्यू टू ग्लास कितना है उसका फॉर्मूला, म्यू माइनस 1 इंटू टी, मान लो n टाइम्स फ्रिंज विड्थ के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, n टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ, या सीधे सीधे एक फ्रिंज विड्थ के बराबर हो जाए, तो बेसिकली उस केस में सेंट्रल मैक्सिमा shifts to the position of फर्स्ट मैक्सिमम। क्या ये बात समझ में आती है? अरे ये मैंने कुछ गलत भी बोला, सॉरी 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 वेरी सॉरी, ठीक है, ज्यादा ही जल्दी में था, सॉरी। इसी को रखो दिमाग में, मैं इसको क्वेश्चन से समझाऊंगा बेटा, ये जो चीज मैं अभी बोलने वाला था इसको क्वेश्चन से समझाऊंगा। अभी तुम बस सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन, इफेक्ट ऑफ ग्लास फिल्म लिख लो, नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा इसको क्वेश्चन। कल हम क्लास रख सकते हैं क्या किसी टाइम? मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या टाइम? अरे इसका अमिया का स्कूल होता है ना मॉर्निंग, अमिया स्कूल है ना, तो कल अमिया एग्जाम है, सेम टाइम दोपहर में कल। रात को क्लास है ना मेरी ऑलरेडी, उसी के बैच के साथ तो कोशिश कर रहा हूँ, वो 3 और तुम 4 साथ हो जाओ एक साथ। नहीं वो 4 और तुम 4 ही आते हो, तो रात को मेरी क्लास है रात को ऑलरेडी, वही तो पंगा हो गया, तभी तो मैं रात को टाइम क्लास नहीं ले पा रहा हूँ तुम लोगों के। दोपहर को कल मिल रहे सेम टाइमिंग, ठीक है, सेम टाइम टुमारो। मेरे को फिर आज की तरह रिमाइंड कराना रिदम कॉल करके, और फिर कनेक्ट करेंगे, ठीक है? ओके, चलो बाय।